Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the editorial discussion for 22nd of March. Now first of all let's try to understand क्या हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है. देखिए फर्स्ट एडिटोरियल जो है इट टॉक्स अबाउट यूक्रेन के पीस प्लान के बारे में. now रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ये हम जानते हैं. तो क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑल्टरनेटिव या फिर वायबल सॉल्यूशन है जिसके थ्रू ये वॉर खत्म कर सकते हैं? क्या रशिया यूक्रेन के लिए या फिर यूक्रेन रशिया के लिए या फिर कोई थर्ड पार्टी इन दोनों के लिए कुछ ऐसा कर सकती है जिसके थ्रू ये पीस प्लान यहाँ पर एग्जिस्ट हो जाए? ये पर्टिकुलर एडिटोरियल हैज बीन रिटन बाय शशि थरूर सर, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज को मेंशन किया हुआ है. ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप के बारे में. देखिए दिस एडिटोरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी इंपॉर्टेंट अभी तक कमिटमेंट्स वगैरह हुए हैं हर एक चीज को यहाँ पर मेंशन किया गया है. तो आई वुड सजेस्ट कि मेंस के पेपर के लिए, मेंस के जीएस के इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 के अंदर जो आता है वो, ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन है तो दोनों के लिए आप इसके अंदर से सिंपल डिजिटल या फिर पेपर फॉर्म में आप नोट्स बना सकते हैं और आप उसको अपने जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग नोट्स है उसके साथ आप उसको ऐड कर सकते हैं. बिकॉज दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल एंगल को यहां पर कवर किया गया जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में प्रेजेंट है. ठीक है, तो विद दैट पर्सपेक्टिव लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट जो एडिटोरियल हमारा कि क्या यूक्रेन के अंदर कोई पीस प्लान एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है. लेट्स टॉक अबाउट दिस. देखिए शशि थरूर सर जो है वो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था, द डेट वाज 24th ऑफ फरवरी. तो 24th ऑफ फरवरी से पहले आप जानते हो, अब आपको याद होगा ये एक हफ्ते पहले अराउंड यूएसए ने लगातार इस बात को मतलब मीडिया के अंदर हाइप करना स्टार्ट कर दिया था कि हो सकता है कि रशिया यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दे, इन्वेड कर दे. बट इस पर्टिकुलर चीज के बावजूद देखिए यूएसए हम जानते हैं एक सुपर पावर है. नाउ यूएसए के लगातार रिपीटेड वार्निंग्स के बावजूद यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था. सेकंड चीज, क्वेश्चन कम्स कि क्या यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है राइट नाउ, क्या उन्होंने कुछ भी ऐसा किया था जिसके थ्रू इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके? क्या उन्होंने कोई भी अपना एमिसरी यानी कि कोई भी किसी भी पर्सन को उन्होंने क्या मॉस्को यानी कि रशिया के अंदर भेजा था? क्या उन्होंने किसी पर्सन को यहाँ पर कीव यानी कि यूक्रेन के अंदर भेजा था ताकि किस तरीके से टाइप का कॉम्प्रोमाइज हो सके, एक चीज की बातचीत हो सके और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके? नो, द आंसर इज नो. ऐसा कोई भी एफर्ट यहाँ पर, देखिए ऐसा कोई भी एफर्ट नॉर्मली पब्लिक आइज में नहीं होता है, मतलब किसी को दिखा के नहीं किया जाता है. बट द पॉइंट इज यूक्रेन और रशिया को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर किसी भी टाइप का शटल डिप्लोमेसी को भी यूज नहीं किया था. इसका सीधा सा मतलब होता है बिहाइंड द डोर डिप्लोमेसी. मतलब जब आप किसी प्रॉब्लम को बिहाइंड द डोर सॉल्व करने की कोशिश करते हो, यू डोंट गो आउट इन द पब्लिक और आप बताते हो कि मैंने ये किया वो किया, बट आप सिंपली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो. बट अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखोगे तो यूनाइटेड नेशन का कोई भी ऑफिशियल यहाँ पर ना ही रशिया के अंदर गया है, ना ही कीव के अंदर यानी कि ना ही यूक्रेन के अंदर गया है, सिमिलरली ना ही वो नेटो के अंदर गया है. पॉइंट इज यही तीनों तो है जो मेन पार्टीज है वॉर की, राइट? नेटो के कारण ये वॉर हो रहा है और रशिया और यूक्रेन आपस में फाइट कर रहे हैं. बट द पॉइंट इज यूनाइटेड नेशन का कोई भी ऑफिशियल पिछले कुछ महीनों से ना ही रशिया गया है, ना ही यूक्रेन गया है, ना ही नेटो के मेंबरशिप में गया है. नाउ ये बात होती है 2022 यानी कि जो अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है. नाउ शशि थरूर सर जो है वो यहाँ पर एग्जांपल देते हैं 1962 का. 1962 में आपको याद होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था. क्यूबा आप जानते हैं, क्यूबा एक छोटी सी कंट्री है जहां पर मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी कि रशिया और यूएसए जो कि उस टाइम ऑलमोस्ट कोल्ड वॉर के अंदर थे और कोल्ड वॉर से वो ऑलमोस्ट फॉर्मल वॉर की तरफ ऑलमोस्ट आ गए थे 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के कारण. तो पॉइंट वाज उस टाइम जो यूनाइटेड नेशन था उसके हेड वर्क करते थे यूथ हंट सर. ठीक है, यूथ हंट सर ने क्या किया था, मतलब उस टाइम उन्होंने उस टाइम बातचीत स्टार्ट की थी और उन्होंने देखिए खुद तो नहीं गए थे बट उन्होंने मतलब लेटर्स वगैरह लिखकर, टेलीग्राम्स वगैरह लिख करके दोनों ही पार्टीज को यहाँ पर शांत किया था. यूएसए और रशिया दोनों को यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी. दिस वाज द काइंड ऑफ इंपैक्ट जो एक यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो कर सकता है ऑन अ वॉर. देखिए अभी के टाइम में एक चीज जो सबसे ज्यादा यहाँ पर मतलब सबसे ज्यादा जो चीजें यहाँ पर सामने आ रही है, जो नैरेटिव्स यहाँ पर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अगर एक परमानेंट मेंबर किसी भी रूल को ब्रेक करता है, मतलब किसी भी रूल को ब्रेक करता है तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन जो है पूरी तरीके से हेल्पलेस हो जाता है. बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता. दिस इज टोटली इनएक्यूरेट बिकॉज अगर एक परमानेंट जो मेंबर है जैसे कि रशिया है, अगर उसने किसी भी इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा भी है, ब्रेक भी किया है, तो वहां पर भी पावर जो कि वो सेक्रेटरी जनरल के पास होती है. तो राइट नाउ जो सेक्रेटरी जनरल है उनके पास अभी पावर है, वो चाहे तो रशिया को यूनिलेटरली रोक सकते हैं. बट द पॉइंट इज कि ही इज नॉट डूइंग सच थिंग्स. सिमिलरली 1998 का भी एक एग्जांपल यहाँ पर देते हैं जहां पर बोलते हैं कि जब यूनाइटेड स्टेट्स इराक के ऊपर बॉम्ब अटैक करने वाला था उस टाइम जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे यानी कि कोफी आनन, आपने इनका नाम सुना होगा. ये कोफी आनन उस टाइम मतलब यूनिलेटरली मतलब अकेले यहाँ पर इराक में गए थे और इराक में जाकर उन्होंने बातचीत की थी इराक के प्रेसिडेंट से उस पर्टिकुलर टाइम में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी. एंड द गुड थिंग इज 1998 में प्रॉब्लम सॉल्व हो भी गई थी. यूनाइटेड नेशन ने फिर आगे जाकर इराक के ऊपर अटैक नहीं किया था बिकॉज इराक ने ऑलरेडी प्री कंडीशन सारे के सारे मान लिए थे. नाउ देखिए ये बात तो हो गई. क्वेश्चन कम्स कि अगर यूनाइटेड नेशन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर पीस को ब्रोकर करना पूरी तरीके से होपलेस है बिकॉज यहाँ पर रशिया रुकने वाला नहीं है, यूक्रेन रुकने वाला नहीं है, द पॉइंट इज फिर क्यों इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर जाते हैं यहाँ पर
यूक्रेन के अंदर जाते हैं, वहां पर ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का अपना पीस प्लान देते हैं, रशिया के अंदर जाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ तो हम बोल रहे हैं यूनाइटेड नेशन जो है वो मतलब ये वो ऐसा बोल रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो कुछ कर ही नहीं रहे। बट ऑन दी अदर हैंड वी आर सीइंग द सम एफर्ट्स फ्रॉम इजराइल। इजराइल यहाँ पर काफी सारे एफर्ट्स लगा रहा है, उसने 15 पॉइंट का पीस प्लान दिया है रशिया को, और उसने बोला है कि इस पर्टिकुलर प्लान को यहाँ पर पूरी तरीके से आपको अग्री करना है। मॉस्को के बाद इट वेंट टू कीव, मतलब इजराइल के जो प्रेसिडेंट थे वो कीव के पास जाते हैं, यानी कि यूक्रेन के अंदर जाते हैं, वहां पर भी जाकर उन्होंने सेम चीजें बोली। और उसके अंदर कुछ चीजें थी जो उनका जो 15 पॉइंट का पीस प्लान था उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। पहला चीज बोला गया कि यूक्रेन को हम नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे, ठीक है, फर्स्ट चीज, जो कि ऑब्वियसली रशिया की डिमांड है। सेकंड चीज कि किसी भी टाइप का फॉरेन ट्रुप्स जो है, मतलब कोई भी फॉरेन ट्रुप यूक्रेन के मतलब नेशन के ऊपर नहीं आएगा, मतलब यूएसए या फिर कोई भी दूसरी कंट्री जो है वो यूक्रेन की कंट्री के अंदर नहीं आएगी, मतलब उसके सॉइल पे नहीं आएगी। और थर्ड चीज कि रशिया का जो कुछ ना कुछ प्रेजेंस जो है ईस्टर्न साइड में रहेगा, मतलब कि यूक्रेन के ईस्टर्न साइड, आपको याद होगा डॉनबास, लुहांस्क रीजन, ये सब रीजन ऐसे हैं जहां पर इसका रशिया का कुछ ना कुछ प्रेजेंस रहेगा। द पॉइंट इज ये कुछ कंडीशंस ऐसे थे जो कि इजराइल ने यहां पर अपने पीस प्रोसेस के अंदर लिख कर दी थी। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे के सारे कंडीशंस वो हैं जो कि रशिया भी डिमांड कर रहा है। तो यूक्रेन ने ये बोला कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो रशियन डिमांड्स की तरह ही है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इजराइल यहां पर रशिया का एक टाइप का एम्बेसडर बन के आया हुआ है, एंड दैट इज वाई उन्होंने यूक्रेन ने इस चीज को मतलब मानने से मना कर दिया। तो दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। देखिए, इसके अलावा ऑथर ये बोलते हैं कि रशिया के एक्जैक्टली डिमांड्स क्या है। देखिए, एक चीज तो हम जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन अभी रुकने वाले नहीं है। ही इज अनलाइकली टू स्टॉप जब तक उनके सारे के सारे स्ट्रेटेजिक डिमांड्स, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जब तक पूरी तरीके से रियलाइज नहीं होते हैं, कंप्लीट नहीं होते, तब तक वो रुकने वाले नहीं है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्जैक्टली उनके डिमांड्स हैं क्या। बिकॉज देखिए, अगर वो चाहते थे कि यूक्रेन के अंदर उनको अटैक करना है तो वो मतलब वो उनका ऑलरेडी हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। अगर वो चाहते थे कि कीव को यहाँ पर कैप्चर बनाना है तो आई गेस 2 या 3 दिनों में वो भी हो जाएगा। तो पॉइंट इज कि एक्जैक्टली उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव तो हमें समझ आता है, पूरे वर्ल्ड को समझ आता है कि नेटो के ट्रुप जो है और नेटो के वेपन्स जो है वो रशिया के डोर स्टेप पे नहीं आने चाहिए, यानी कि यूक्रेन तक नहीं पहुंचना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में ये चीज तो 100% उसकी डिमांड है। बट इसके अलावा और डिमांड क्या है रशिया की? क्या रशिया यहाँ पर कीव यानी कि यूक्रेन के अंदर किसी टाइप का रेजिम चेंज करना चाहता है? क्या अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की है, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उनको हटा करके क्या कोई प्रो रशियन पर्सन को लेके आना चाहते हैं? क्या वो यूक्रेन की टेरिटरी को नेक्स्ट करना चाहते हैं? क्या यूक्रेन को बफर स्टेट की तरह यूज करना चाहते हैं? क्या यूक्रेन को सिंपल एक लेसन टीच करके छोड़ देना चाहते हैं? क्या एग्जैक्टली क्या चाहते क्या है वो हमें पता ही नहीं है। रशिया के डिमांड्स कौन से वो मतलब राइट नाउ नो वन रियली नोज। ना ही यहाँ पर यूक्रेन को पता है, ना ही यूएसए को पता है, ना ही नेटो को पता है, और आई गेस ना ही यहाँ पर रशिया को पता है। बट एक चीज समझिए, रशिया इस वॉर को स्टार्ट करके ऑलरेडी एक बहुत ही ह्यूज प्राइस पे कर रहा है। आप जानते हैं इकोनॉमिकली उसको हर तरफ से कट ऑफ कर दिया गया है। रशिया को वापस अपने ट्रैक पे आने के लिए कम से कम 10 साल फिर से लगेंगे। अपने रिलेशनशिप को फिर से स्ट्रेंथन करने के लिए दूसरे कंट्री के साथ फिर से कम 10 से 12 साल लगेंगे। द पॉइंट इज, जितने भी यहाँ पर वेस्टर्न नेशन थे उन लोगों ने अपना ट्रेड पूरी तरीके से रशिया से बंद कर दिया, ऑयल खरीदना बंद कर दिया, वीट खरीदना बंद कर दिया, पोटैटोस खरीदने बंद कर दिया। द पॉइंट इज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदने बंद कर दिए, जो फ्यूल वगैरह था वो सब खरीदना बंद कर दिया। द पॉइंट इज, इकोनॉमिकली रशिया के ऊपर एक बहुत बड़ा यहां पर सैंक्शन लग गया है। सेकंड चीज, जियोपॉलिटिकली रशिया के अलावा अगर आप आसपास के जितने भी रीजन्स देखेंगे सबके सब कहीं ना कहीं रशिया के राइट नाउ अगेंस्ट हो गए। अगर आप एक बेलारूस को छोड़ दोगे और एक जॉर्जिया को छोड़ दोगे, इसके अलावा बाकी जितने भी कंट्रीज है, कोई भी उसके आसपास ऐसी कंट्री नहीं है जो कि रशिया के सपोर्ट में राइट नाउ बैठी हो। थर्ड चीज, डिप्लोमेटिकली यहां पर आपको याद होगा वॉर के स्टार्ट होने से पहले जर्मनी, फ्रांस, ये दो ऐसी कंट्रीज थी जो कि रशिया के साथ में बैठी हुई थी और दोनों मिलकर के रशिया और यूक्रेन के वॉर को सॉल्व करना चाहती थी। बट जैसे ये वॉर स्टार्ट हुआ, यहां तक कि जर्मनी और फ्रांस, इन दोनों कंट्री ने भी सारे के सारे एफर्ट्स छोड़ दिए, और जो डिप्लोमेटिक चैनल था जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच में था वो भी पूरी तरीके से फिनिश हो गया। इसका मतलब क्या है कि रशिया के साथ अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो कल को, तो डिप्लोमेटिक जो मीन्स है वो भी एक तरीके का सॉल्यूशन अब नहीं बचा है। देखिए, इसी तरीके से हम जानते हैं कि रशिया के ऊपर जो प्राइसेस है, मतलब जो इस वॉर का प्राइस है ना, जो उसको प्राइस पे करना पड़ रहा है, इट हैज गॉन अप। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जैसे जैसे प्राइस और ऊपर जाएगा ना, वैसे वैसे रशिया यहां पर और ज्यादा अनविलिंग होगा, मतलब होता जाएगा इस पर्टिकुलर वॉर को फिनिश करने के लिए। क्यों? समझिए, देखिए, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो चाहते हैं कि जब ये वॉर खत्म हो तो उनके पास कुछ ना कुछ गेन्स है, राइट? हर एक पर्सन चाहता है कि जब एक वॉर खत्म हो तो उनके पास कुछ ना कुछ फायदा हो, उनके पास कुछ ना कुछ गेन्स है। अब राइट नाउ अभी तक अगर हम इस वॉर को असेस करेंगे तो एक चीज हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो घाटा हुआ है वो रशिया को ही हुआ है। सारे के सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस, जियोपॉलिटिकल सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक सैंक्शंस, उसके कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर रशिया को ही हुआ है। तो अगर रशिया को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है तो कल को अगर वॉर फिनिश कर देते हैं व्लादिमीर पुतिन, तो एक्जैक्टली वो अपने लोगों को बताएंगे क्या, अपने सिटीजन को क्या बताएंगे कि हमने क्या जीता है? तो एक चीज तो हम जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन इस मामले में एटलीस्ट बहुत ज्यादा एरोगेंट है, बहुत ज्यादा वो है, ठीक है, जिद्दी है। अब वो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली लेकर आएंगे। तो जैसे जैसे उनके ऊपर जो कंडीशंस है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होती जाएंगी, वैसे वैसे वो और ज्यादा वो अनविलिंग होते जाएंगे इस वॉर को फिनिश करने के लिए, बिकॉज उनको कुछ ना कुछ चाहिए होगा।
इसके कारण इस वॉर के जो प्रॉब्लम्स है, इस वॉर के जो कंडीशंस है, वो लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। नो क्या क्या चीजें हैं जो कि डिमांड की जा सकती है रशिया के द्वारा, हम वो देखते हैं। फर्स्ट चीज वेरी इंपॉर्टेंट कि हो सकता है कि रशिया यहाँ पर डिमांड करेगा कि यूक्रेन हमेशा पूरी तरीके से न्यूट्रल रहेगा। ये चीज तो 100% है कि ये चीज डिमांड करने वाला है रशिया। उसके लिए हो सकता है कि रशिया ये डिमांड करे कि यूक्रेन को इस न्यूट्रलिटी को फॉर्मली बाइंड करना होगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, देयर आर सम कंट्रीज, फिनलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ये ऐसी कंट्री है जिन्होंने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज मेंशन किया हुआ है कि हम किसी भी दूसरी कंट्री के साथ एडअप नहीं होंगे, या फिर किसी भी टाइप का कोई भी ग्रुपिंग वगैरह उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, जैसे स्पेशली नेटो के साथ किसी भी टाइप का रिलेशन नहीं रखेंगे। तो हो सकता है कि रशिया यहाँ पर यूक्रेन को फोर्स करे कि आपको भी ऐसा ही कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड करना है। ये चीज हो सकता है। सेकंड चीज, इस चीज को दूसरे पावर्स जो हैं, जो भी चाइना वगैरह है, वो लोग अगर इसको गारंटी करते हैं तो जाके रशिया शायद इसको छोड़ सकता है। थर्ड चीज, देखिए, रशिया ऐसा नहीं है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर भरोसा नहीं करता था। पास्ट में रशिया को पूरा भरोसा था यूक्रेन के मतलब जो भी उसकी न्यूट्रलिटी थी उसके ऊपर पूरा भरोसा था कि यूक्रेन कभी भी आगे जाकर नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, बिकॉज आप जानते हैं यूक्रेन पहले यूएसएसआर का मेंबर हुआ करता था। बट 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है और यूक्रेन जब अलग होता है, तो अराउंड 1998 से लगातार यूक्रेन यहाँ पर कोशिश कर रहा है नेटो का मेंबर बनने के लिए, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि रशिया को राइट नाउ हो रही है। इसी चीज के कारण यहां पर हो सकता है कि रशिया यहां पर यूक्रेन को फोर्स करे कि आप ऐसा कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करो। देखिए, पीछे मैंने आपको बताया कुछ कंट्री के बारे में जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने न्यूट्रलिटी को लिखा हुआ है। देखिए, फर्स्ट इज यहां पर ऑस्ट्रिया, ठीक है, स्विट्जरलैंड, देन वी हैव यहाँ पर स्वीडन, वी हैव फिनलैंड, ठीक है। ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि विल ऑलवेज भी यहाँ पर मतलब पूरी तरीके से न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी भी नेटो या फिर किसी दूसरे ग्रुप के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो द सेम थिंग रशिया डिमांड कर रहा है यूक्रेन के लिए, ठीक है, यूक्रेन के लिए डिमांड कर रहा है कि यूक्रेन को भी यहाँ पर यही चीजों को मतलब वो करना होगा, ठीक है, इसी चीज को रीट्रेट करना होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज कहीं ना कहीं मेंशन करना होगा। सेकंड चीज, देखिए, एक चीज तो हो गई कि उसकी न्यूट्रलिटी चाहिए होगी। रशिया सेकंड चीज जो डिमांड कर सकता है वो होगा अबाउट वेपन्स। हम एक चीज जानते हैं कि भले ही यूक्रेन ये वॉर हार जाए फिर जीत जाए, दोनों ही केसेस में यूक्रेन एक सॉवरेन स्टेट ही रहेगा। और बिकॉज रशिया ने एक चीज पहले बोला हुआ है कि हम यूक्रेन को कैप्चर नहीं करना चाहते, तो एक चीज तो क्लियर है कि रशिया यूक्रेन को कैप्चर नहीं करना चाहता है, मतलब यूक्रेन विल स्टे एज अ सॉवरेन स्टेट। अब एक सॉवरेन स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि उसके पास अपने खुद की आर्मी होती है, उसके पास अपने खुद के डिफेंस फोर्सेस होते हैं। बट अब यहां पर रशिया इस चीज को रेगुलेट करने की कोशिश करेगा कि किस टाइप के वेपन्स यूक्रेन के पास हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा मिसाइल जो कि डायरेक्टली यूक्रेन से रशिया तक पहुंच सकता है, मतलब उसकी स्ट्राइक रेंज अगर मॉस्को तक है यानी कि रशिया तक है, तो ऑब्वियसली उस चीज को आउटलॉ करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा रशिया पूरी तरीके से। सो दीज आर द थिंग्स जो कि रशिया यहाँ पे डिमांड कर सकते हैं। थर्ड चीज ये है कि आप जानते हैं कि 24 फरवरी को जब वॉर स्टार्ट हुआ था उससे जस्ट पहले रशिया ने दो प्लेसेस जो कि यूक्रेन के अंदर थे, लुहांस्क एंड डोनेस्क, इन दोनों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। नाउ हो सकता है कि रशिया यहां पर फिर से डिमांड करे कि इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हमें प्रिजर्व करना है और लुहांस्क और डोनेस्क जो है अभी भी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट ही रहने चाहिए। थर्ड चीज यहां पर यह हो सकती है। देन लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ वन। फोर्थ यहां पर हो सकता है अबाउट क्रीमिया। हम जानते हैं कि 2014 के अंदर रशिया ने क्रीमिया को एक्सेप्ट किया, मतलब पूरी तरीके से एनेक्स कर लिया था। बट आप ये भी जानते हैं कि वर्ल्ड ने अभी तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है। क्रीमिया को अगर आप देखेंगे तो अभी भी कहीं ना कहीं जो यूक्रेन है उसी के मैप का पार्ट दिखाया जाता है और उसको मतलब इलीगली एनेक्स्ड बाय रशिया दिखाया जाता है। द पॉइंट इज, हो सकता है कि यहाँ पर रशिया ये चीज की डिमांड करे कि आप क्रीमिया को पूरी तरीके से हमें दे दो, पूरी तरीके से रशिया के अंदर रहेगा, बिकॉज क्रीमिया के रेसिडेंट्स भी वो कहीं ना कहीं रशियन ही है, मतलब रशियन लोग ही यहाँ पे क्रीमिया के अंदर रह रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली पिछले 7 सालों से 8 सालों से क्रीमिया जो है पूरी तरीके से रशिया का पार्ट है। तो हो सकता है कि इन सब चीजों को अगर आप ऐड करो, जितनी भी चीजें अभी हमने बात की उन सबको ऐड करोगे तो एक पीस सेटलमेंट बन सकता है, मतलब एक फाइनल एक ऐसा पीस प्रोसेस बन सकता है जिसके थ्रू ये प्रॉब्लम हो सकता है कि सॉल्व हो जाए। बट क्वेश्चन कम्स, ये सब तो हमने रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, क्या यूक्रेन इन सबको एक्सेप्ट करेगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखिए, एक चीज अगर आप समझेंगे तो हो सकता है कि यूक्रेन इसको एक्सेप्ट कर ले, बिकॉज यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो लगातार इस चीज को डिमांड को एक्सीड करने में मतलब सक्सेसफुल रहे, वो लगातार इस चीज को मान लेते हैं। बट यूक्रेन सामने से क्या मांगेगा? व्हाट वुड इट वांट इन एक्सचेंज? अगर वो इतनी कुछ दे रहा है रशिया को सामने से, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो मांगेगा। हो सकता है कि जो फर्स्ट चीज यूक्रेन माने, जो मांगेगा, दैट विल बी न्यूट्रलिटी। नाउ न्यूट्रलिटी इन व्हाट सेंस? न्यूट्रलिटी इन अ सेंस ऑफ कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है, स्पेशली यूएसए, वो उसको एड करेगी, उसको हेल्प करेगी इन द टाइम ऑफ फ्यूचर। देखिए, इस चीज को समझिए, सेम कहीं ना कहीं सेम टाइप का अग्रीमेंट यहाँ पर नेटो के अंदर होता है और सेम टाइप का अश्योरेंसेस यहाँ पर यूएसए ने प्रोवाइड किए थे बिफोर द वॉर। बट दोनों ही केसेस में यहाँ पर यूएसए पूरी तरीके से फेल हो गया यूक्रेन का हेल्प करने में। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या यूक्रेन यहाँ पर इस चीज से पूरी तरीके से मतलब अश्योर्ड होगा? क्या इससे पूरी तरीके से मतलब वो हैप्पी होगा कि अगर यूएसए ये प्रॉमिस कर दे आज कि ठीक है हम कल आपकी हेल्प करेंगे? बट हमें पता है कि यूएसए ने बहुत बार ऐसा किया कि प्रॉमिस करके भी उसने यहाँ पर हेल्प नहीं की है। तो सेम चीज है। बट अगर आप समझिए कि अगर यूएसए यहाँ पर मान भी जाता है कि ठीक है कल को अगर यूक्रेन के ऊपर अटैक होता है तो हम आपके हेल्प करेंगे, तो क्या ये चीज मॉस्को को यहाँ पर हेल्प मिलेगी? क्या ये चीज एक्सेप्टेबल होगी रशिया को? बिकॉज रशिया यही तो चाहता है ना कि नेटो यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर ना रहे, प्रेजेंट ना रहे यूक्रेन के अंदर। तो अगर यूएसए यहाँ पर खुद प्रेजेंट है यूक्रेन के अंदर, तो कहीं ना कहीं नेटो भी तो प्रेजेंट हुआ ना।
तो जो उसका फर्स्ट कंडीशन था कि उसको पूरी तरीके से न्यूट्रल होना चाहिए, वो यहाँ पर पूरी तरीके से हटना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड चीज, क्या यूनाइटेड नेशन यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव की तरह काम कर सकता है? क्या यूएन यहाँ पर किस तरीके से पीस ब्रोकर करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? क्या यहाँ पर यूक्रेन के अंदर न्यूट्रलिटी को लेकर आ सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है, बट हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रशिया एक परमानेंट मेंबर है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि रशिया मतलब ऐसा देखेगा कि जो उसके अगेंस्ट आ रही है, वो ऑटोमेटिकली उस चीज को बंद करना स्टार्ट कर देगा, बार बार वीटो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रोबेबल नहीं है। थर्ड चीज, देखिए, यूक्रेन यहाँ पर ये बोल सकता है कि ठीक है हम नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे, बट मतलब एटलीस्ट लेट अस ज्वाइन यूरोपियन यूनियन, हमें एटलीस्ट ईयू ज्वाइन करने दो। बिकॉज एक चीज अगर आप समझिए तो रशिया ने यहाँ पर इस चीज के लिए भी मना कर रखा है। रशिया ने ये बोला हुआ है कि नेटो के साथ साथ आप ईयू को भी ज्वाइन नहीं कर सकते। बट अगर यूक्रेन और रशिया को प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, दोनों तरफ अगर इंटरेस्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, तो एटलीस्ट एक चीज के लिए तो रशिया को इस चीज को मानना ही होगा कि एटलीस्ट यूक्रेन को ईयू को ज्वाइन करने दो, ताकि वो अपना ट्रेड वगैरह को और ज्यादा इंप्रूव कर सके। नेक्स्ट चीज, देयर आर सम कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रिया हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ईयू का पार्ट है बट स्टिल दे आर न्यूट्रल। मतलब ईयू का पार्ट तो है बट वो ईयू के मिलिट्री पैक्ट का पार्ट नहीं है, किसी भी टाइप का मिलिट्री अग्रीमेंट उन्होंने किसी भी दूसरे कंट्री के साथ साइन नहीं कर रखा है। दैट इज वाई दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर कहीं ना कहीं यूक्रेन बन सकता है, और उसके बाद भी तो न्यूट्रल रह सकता है ना, उसके बाद किसी और कंट्री के साथ वो डायरेक्टली टाइप नहीं करेगा। नेक्स्ट चीज, क्वेश्चन कम्स कि क्या इससे रशिया को फायदा होगा? यस, रशिया को फायदा होगा, बिकॉज रशिया का मेन डिमांड यहाँ पर नेटो के साथ, नेटो से दूर जाना है, ईयू से दूर जाना नहीं है। ऑल्दो रशिया यहाँ पर ईयू से दूर जाने को इसलिए बोल रहा है बिकॉज बहुत सारे ईयू के मेंबर्स ऐसे हैं जो कि नेटो के मेंबर्स हैं, बट यहां पर अगर ईयू का मेंबर बनता भी है बट पूरी तरीके से न्यूट्रल रहता है, तो रशिया को यहां पर कुछ भी घाटा नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का हार्म नहीं होना चाहिए। फाइनली ऑथर क्या बोलते हैं? ऑथर ये बोलते हैं कि देखिए, एक पीस प्लान पूरी तरीके से एग्जिस्ट करता है, जैसे हमने पीछे बात किया, पीस प्लान तो है, ऐसा नहीं कि पीस प्लान नहीं है, बट द पॉइंट इज कि वी नीड समवन, कोई ऐसी कंट्री, कोई ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसा हमें एक पर्सन चाहिए जो कि एक स्टेप फॉरवर्ड करे और इस चीज को परस्यू करे विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। बिकॉज हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो चुके हैं इस वॉर को स्टार्ट हुए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रशिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे कर चुका है, एंड दैट इज वाई जैसे जैसे रशिया के प्राइसेस इंक्रीज होंगे, मतलब जितना वो कॉस्ट पे कर रहा है वो इंक्रीज होगा, वैसे वैसे उसकी डिमांड्स भी मतलब कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी, उसके कारण प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और रशिया एक चीज और समझ चुका है, जिस टाइप का रेजिस्टेंस यहाँ पर यूक्रेन शो कर रहा है, उसके थ्रू ये समझ गया है कि वॉर को मिलिटरीली जीतना बहुत मुश्किल है यूक्रेन के अंदर। तो यहां पर एक स्किल्ड पीस मेकर की तरह व्लादिमीर पुतिन को यूज करना होगा, इन सब चीजों को अपने एडवांटेज की तरह यूज करना होगा, जो भी उनको जितनी भी चीजें मिल रही है उसको लेकर के यहां पर इस पर्टिकुलर टेंशन को फिनिश करना होगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट एडिटोरियल। आई होप आपको चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप के बारे में, एंड अगेन लेट मी रीइटरेट द पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के इस एडिटोरियल के अंदर यहां पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट साइन हुए, जितने भी यहां पर कोई भी स्टेप्स वगैरह लिए गए हैं, एवरी सिंगल थिंग इज मेंशन्ड इन डिटेल, और बहुत ही ब्रीफली इन सब चीजों को एटलीस्ट एक बार शो किया हुआ है। दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम जानते हैं कि इंडिया का 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस आने वाला है, एंड उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया यहां पर एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट सिंगल इन्वेस्टमेंट करने वाला है हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप के बीच में। मतलब इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया है बेसिकली अपने एफडीआईज वगैरह को इंडिया में भेजने वाला है, सिंपल वर्ड्स में। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का रिलेशनशिप अभी पिछले कुछ सालों में स्टार्ट हुआ है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना है और काफी ज्यादा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमारे बीच में है। वी बोथ आर कंसिडर्ड टू बी नेचुरल पार्टनर्स, बिकॉज आप जानते हैं कि इंडिया भी एक सिविलाइजेशन रह चुकी है, और जो यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया है वो भी एक टाइप की सिविलाइजेशन रह चुके हैं। आप जानते हैं जिस टाइम में इंडिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था, उसके जस्ट बाद जो हमारा मेच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पार्ट चल रहा था ना, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना खुद का एक पूरे का पूरा एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस इस टाइप का एक ग्रुप हुआ करता था, मतलब इस नाम का ग्रुप हुआ करता था, वो यहां पर मतलब पाए गए थे। इसके अलावा अगर आप अर्लीस्ट ह्यूमन की बात करेंगे, अर्लीस्ट ह्यूमन आप जानते हैं, अर्लीस्ट ह्यूमन का नाम होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अब जानते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस उसे क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसके सबसे फर्स्ट जो बोन्स वगैरह के स्ट्रक्चरिंग वगैरह है वो में ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट से मिले थे। नाउ देखिए, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही रहते थे वो लोग, बाकी जगह पे नहीं रहते थे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उनका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसलिए बिकॉज उनके बोन्स ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जिस टाइम हमारा ट्रायसिक पीरियड चल रहा था, उस टाइम हमारा जो सारा का सारा वर्ल्ड था दैट वाज एट अ मतलब सिंगल प्लेस। आप जानते हैं इसे पैंजिया बोलते हैं। पैंजिया आपको याद होगा, आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा। पैंजिया वाज अ प्लेस जिसके अंदर जितना भी अर्थ का लैंड मास था वो सारे के सारे एक जगह पर था। धीरे धीरे ये सब चीजें ब्रेक होनी स्टार्ट होती हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आ गया, इंडिया यहाँ पर रह गया। पॉइंट इज कि ये सब चीजें बहुत मूव हुई हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम के जो ह्यूमंस हुआ करते थे, उस टाइम सारा का सारा जो ह्यूमंस वगैरह थे वो एक जगह पर ही रहा करते थे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसी कारण हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो एंशिएंट और मॉडर्न जो कल्चर्स वगैरह हैं वो काफी ज्यादा मिलते हैं। काफी ज्यादा यहाँ पर वाइब्रेंटिज्म है, काफी ज्यादा यहाँ पर एनर्जी वगैरह है। इसके कारण दोनों ही बहुत ही नेचुरल पार्टनर माने जाते हैं। सेकंड चीज, ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया के डेप्थ एंड डाइवर्सिटी दोनों को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है, दोनों के कल्चर को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है, और ये मानता है ऑस्ट्रेलिया की जो इंडिया है एक बहुत ही ग्रेट सिविलाइजेशन है। सिमिलरली इंडिया भी इस चीज को मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत ही ग्रेट सिविलाइजेशन रह चुका है। सेकंड चीज, ऑस्ट्रेलिया की अगर आप स्टोरी जैसे मैंने आपको बताया टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीछे जाती है, जब
फर्स्ट ह्यूमंस आए थे, उसे बहुत सारे बोन्स वगैरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें राइट नाउ मिलते हैं। सेकंड चीज, ऑस्ट्रेलिया के जो इंडिजिनस पीपल थे, जिसे हम एबोरिजिनल्स बोलते हैं, जस्ट रिमेंबर द नेम एबोरिजिनल्स। एबोरिजिनल जो है वो दे आर एक्चुअली ट्राइबल ग्रुप है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहती है। नाउ दे आर कंसिडर्ड टू बी द कस्टोडियंस ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। देखिए हम जानते हैं कि इंडिया का जो सिविलाइजेशन था, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था, वो अभी तक यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा है। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारी चीजों को हम आज भी फॉलो करते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स को हम फॉलो करते हैं। पॉइंट ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ही कहीं ना कहीं ग्रो करके वैदिक सिविलाइजेशन बनता है, वही आगे जाकर महाजनपद बनते हैं, महाजनपद आगे जाकर मौर्यस बनते हैं, पोस्ट मौर्यस बनते हैं, गुप्तास बनते हैं, मेडिवल टाइम्स आता है और फाइनली मॉडर्न टाइम्स आता है। द पॉइंट इज कि हमारा यही पार्ट आगे जहाँ पर धीरे धीरे इन्वॉल्व हुआ है, मतलब आगे जाकर इवॉल्व हुआ है। सिमिलरली जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एबोरिजिनल्स थे ना, वही यहाँ पर आगे आगे जाकर इवॉल्व होकर आज की जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के डिसेंडेंट्स है। तो इसलिए शो करता है कि जो भी चीजें हुई है ये सब की सब हमारा सिविलाइजेशन एक टाइप की कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों की सिविलाइजेशन बहुत ही कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट चीज, तो इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या किया ऑस्ट्रेलिया ने, यहाँ पर 29 ऐसी कल्चरली सिग्निफिकेंट आर्टिफैक्ट्स मतलब कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें जो ऐसी यहाँ प्रेजेंट थी ना, वो इंडिया को यहाँ पर वापस किए। लेट मी टेल यू द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस थिंग। देखिए हुआ ये था कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारा, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास में जाएंगे, अगर आप वैदिक पीरियड में जाएंगे, तो हमारे यहाँ पर जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो बेसिकली लेवल था वो दैट वाज वेरी वेरी हाई। तो उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारे ऐसे ऐसी बहुत सारी स्कल्पचर्स बनी थी, बहुत सारी ऐसी मूर्तियां बनी थी जो कि राइट नाउ इंडिया के अंदर मतलब होनी चाहिए थी, बट बिकॉज ऑफ स्मगलिंग एंड चोरी के कारण क्या हुआ था, बहुत सारी ऐसी मूर्तियां वगैरह, बहुत सारे ऐसे भगवान के मंदिरों वगैरह को मतलब अंदर से मूर्ति को चुरा करके अलग अलग कंट्री के अंदर शिप कर दिया गया था, मतलब स्मगल कर दिया गया था। उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री वाज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर माना जाता है कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स प्रेजेंट है जो कि कल्चरली इंडिया के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इसी चीज को देखिए, हमारे दोनों कंट्री के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के मतलब जो पर्सपेक्टिव है उस चीज को कंटिन्यू करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है राइट नाउ, 29 ऐसी चीजें इंडिया को भी वापस की हैं जो कि चोरी होकर, इंडिया से चोरी होकर ऑस्ट्रेलिया गई थी। नाउ जस्ट सी दिस पर्टिकुलर पिक्चर, आप देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर ये वाला दिस बुद्धा, ठीक है, ये हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट था। ये सब की सब चीजें ऐसी चीजें थी जो कि इंडिया के अंदर होनी चाहिए थी और इंडिया के कल्चर को सिग्निफाई करती है, बट ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेजेंट थी। बिकॉज वो चोरी होकर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रिसेंटली इन सब चीजों को वापस कर दिया है। जस्ट रिमेंबर कि ऐसा नहीं है कि हमारी सारी की सारी चीजें वापस हो चुकी हैं, बट अराउंड 29 चीजें हमारे यहाँ पे वापस हो चुकी हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेंडशिप के वर्ड्स। कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? इंडिया फ्रेंडशिप के लिए वर्ड यूज करता है मैत्री, एंड ऑस्ट्रेलिया यूजेस द वर्ड मेडशिप। तो दोनों के अगर आप समझेंगे, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। मैत्री एंड मेडशिप दोनों मीन्स फ्रेंडशिप, जो कि रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, इक्वालिटी, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, जहां पे वन फ्रेंड इज एक्चुअली लुकिंग फॉर द नेक्स्ट फ्रेंड, मतलब दूसरे फ्रेंड के बारे में देखता रहता है और एक दूसरे को एक्चुअली हेल्प करता रहता है। सिमिलरली जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। सिमिलरली रिसेंटली 21 मार्च को हुआ क्या है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उस चीज को और ज्यादा रिवाइव करने के लिए और ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक वर्चुअल समिट अभी रिसेंटली किया गया था और चेक किया गया था किस पर्टिकुलर पेस से, किस स्पीड से हम इस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। थर्ड चीज देखिए, अपने कॉपरेशन को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को हमने एक एनुअल समिट मैकेनिज्म स्टार्ट किया। मतलब एनुअली मतलब हर साल हमारे जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, डिप्लोमेट्स वगैरह हैं, आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 2020 के अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साथ में मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया था। नाउ तब से वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एरियाज जहां पर हम कॉपरेट कर सकते हैं, जैसे कि साइबर टेक्नोलॉजी हो गया, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, मैरीटाइम अफेयर्स, डिफेंस टाइज, इकोनॉमिक लिंक्स, बिजनेस लिंक्स, क्वाड हो गया। ये सब की सब चीजें हैं, ऐसी चीजें जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जहां पर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, और इस चीज को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और भी ज्यादा काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे टेंजिबल चीजें, बहुत सारे प्रैक्टिकल ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साथ में एक दूसरे कंट्री के अंदर इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, रीजनल इंटरेस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें स्टार्ट की हैं। इसके अलावा एक दूसरे के कंट्री के ह्यूमन फोर्स को और ज्यादा पोटेंशियल बनाने के लिए, प्रॉमिसिंग बनाने के लिए भी दोनों कंट्री एक दूसरे के लिए काम कर रही हैं, राइट। देखिए एक चीज आप समझिए, जब भी बात फ्रेंडशिप की आती है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट एक्शन स्पीक्स, जो एक्शन होता है इट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मान लीजिए कि देयर आर टू फ्रेंड्स ए एंड बी। नाउ दे सपोज कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे हैं और ए जो है बी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, मतलब कि हाँ बी मेरा बेस्ट फ्रेंड है एंड ऑल, ठीक है, हर चीज बोलता है। बट जस्ट सपोज कल को बी किसी प्रॉब्लम में होता है या फिर बी को कोई चीज चाहिए होता है, उस टाइम ए यहाँ पर पीछे मुड़कर सामने मतलब उसकी हेल्प नहीं करता और पीछे मुड़ जाता है, राइट, उसकी हेल्प नहीं करता है। तो दिस शोज कि वो बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, उनकी वर्ड्स तो बड़ी बड़ी है, बट एक्शन उसके उतने अच्छे नहीं है। सिमिलरली जस्ट सपोज कि दो फ्रेंड्स है ए एंड बी, हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा बोलते ना हो, बट जरूरत पड़ने पर ए यहाँ पर बी के लिए रेडी रहता है, मतलब उसकी हेल्प करने को रेडी रहता है, देन दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रू फ्रेंडशिप। तो वहीं पे बोलते हैं कि फ्रेंडशिप के अंदर एक्शन जो होते हैं इट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपको बड़ी बड़ी बातें बोलनी नहीं होती, आपको करके दिखाना होता है। सिमिलरली दोनों ही कंट्री एक दूसरे के लिए यहाँ पर करने को रेडी है, जहां पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों कंट्री एक दूसरे को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, टैलेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक टाइप का ट्रेडिंग स्पिरिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि एक दूसरे कंट्री से कंपीट कर सके। आपस में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है तो हमेशा चीजें अच्छी होती है। दोनों कंट्री साथ में मिलकर फ्यूचर के ऊपर फोकस कर रही है, जहां पर फ्यूचर में हम
जानते हैं एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी। इसके कारण भी दोनों कंट्री यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन, फिर सोलर पावर, इन सब चीजों के मतलब ऊपर साथ में मिलकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। नेक्स्ट चीज, अगर आप रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो दोनों ही कंट्री आपस में मिलकर के ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं उन सारे के सारे मिनरल्स को यहाँ पर अनलॉक करने की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपको याद होगा कल की अगर आप बात करेंगे तो कल हमने एक न्यूज पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि पहली बार मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए ड्रोन्स को यूज किया गया, राइट। सेम टेक्नोलॉजी को यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड किया है, तो ड्रोन की हेल्प से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी अपने मिनरल्स वगैरह को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली इसके अलावा वी हैव इनोवेशन, साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब के सब फील्ड में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया साथ में मिलकर काम करने की कोशिश कर रहा है ताकि जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल चैलेंजेस है, उनको हम यहाँ पर साथ में मिलकर सॉल्व कर सके। सिमिलरली हम यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, स्पेशली स्पेस के सेक्टर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया साथ में मिलकर यहाँ पर अपने रॉकेट्स वगैरह को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही साथ में मिलकर कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह को बनाने की कोशिश कर रही है, दोनों साथ में मिलकर कुछ पेलॉड्स वगैरह बना रही है। ये सब चीजें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साथ में मिलकर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी बनाया है। साथ में एक कॉन्सुलेट जनरल का ऑफिस बनाया है जो कि बैंगलोर के अंदर प्रेजेंट होगा। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वो लगातार हमेशा मतलब इंडिया के अंदर प्रेजेंट रहेंगे एट अ प्लेस कॉल्ड एज बेंगलुरु, और वहीं से अपने डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम वगैरह करेंगे। सिमिलरली दोनों ही कंट्री अपने अपने एक दूसरे की इकोनॉमी वगैरह को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ज्यादा मतलब रिलायबल बनाने के लिए और ज्यादा उसके अंदर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसके थ्रू हम दोनों कंट्री ने आपस में एक टू वे ट्रेड को स्टार्ट किया है, टू वे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी स्टार्ट किया है, जहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए और सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए न्यू सप्लाई चेन्स बना रहा है। ठीक है, बहुत सारी ऐसे इकोनॉमीज को ओपन कर रहा है जो कि अभी तक एक दूसरे कंट्री के लिए ओपन नहीं थी। थर्ड चीज, गुड्स का फ्लो, सर्विसेज का फ्लो, यहाँ तक कि पीपल का फ्लो, यानी कि जो कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, इन सब चीजों को और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली देखिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड पीपल के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनके एजुकेशन के ऊपर कर रहा है, बहुत सारे ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। मतलब बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे ऐसे टेक्निक वगैरह स्टार्ट कर रखे हैं जिसके थ्रू इंडिया के अंदर जो बच्चे वगैरह हैं उनको और ज्यादा बेटर तरीके से रिलेशनशिप दे सकते हैं। किस तरीके से, देखिए उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया है मैत्री स्कॉलरशिप। नाउ मैत्री हम जानते हैं, मैत्री इज अ वर्ड जो कि इंडिया यूज करता है फ्रेंडशिप के लिए। तो मैत्री स्कॉलरशिप जो कि ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया है इंडिया के लिए, और साथ में एक फेलोशिप का प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स जो भी चाहे और जो भी रिसर्चर्स वगैरह चाहे वो सिंपली ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम में जा सकते हैं, वहां पर अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर सकते हैं, वहां से कुछ नई चीजें सीख कर आ सकते हैं। सिमिलरली इंडिया का एक बहुत ही लार्ज डायोस्पोरा वैसा है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है, वो लोग जो कि इंडिया के लोग हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं, तो उन सबको बहुत ज्यादा हाईली वैल्यू करता है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर, और उनको काफी अच्छे से रखने की कोशिश करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे ऐसे ऑस्ट्रेलियन लोग भी है जो कि इंडिया के अंदर रहते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इन सब के सब फील्ड में इंडिया उन सबकी भी हेल्प करने की कोशिश करता है। सिमिलरली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए एक डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया है दोनों कंट्री के बीच में, ताकि दोनों ही आपस में एक दूसरे कंट्री से कल्चरल एक्सचेंजेस कर सकें, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस कर सके, बातचीत कर सके, पॉलिटिकल एक्शन कर सके, राइट, ताकि एक बेसिकली एक ऐसा रीजन बना सके हम। इंडो पैसिफिक रीजन जो हमारा है, अब जानते हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, और अगर हमें चाइना को काउंटर कर तो कहीं ना कहीं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को साथ में मिलकर काम करना होगा। दैट इज वाई एक पीसफुल और स्टेबल रीजन को अगर प्रमोट करना है तो उसके लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को साथ में काम करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने देखा इंडो पैसिफिक के लिए भी इन दोनों कंट्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर हमने देखा एक तरफ इंडियन ओशन, एक तरफ पैसिफिक आइलैंड्स है, दोनों में एक तरफ इंडिया और एक तरफ ऑस्ट्रेलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। नाउ इस चीज को यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए दोनों कंट्री ने नॉर्थ ईस्ट इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में दोनों ने अपने अपने डिफेंस की रिलेशनशिप को और ज्यादा इंप्रूव किया, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का जो मतलब मैकेनिज्म था उसको ज्यादा इंक्रीज किया, ऑपरेशनल कोऑपरेशन वगैरह को इंक्रीज किया। ओके, इन अ शॉर्ट टर्म ये तो हमने वर्ड्स देख लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन कोऑपरेशन? सिंपल वर्ड्स में समझिए। जस्ट सपोज कि मान लीजिए कि कोई एक शिप है जो कि इंडिया के आसपास मूव कर रही है। देखिए दिस इज जस्ट सपोज इंडिया, ठीक है, और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा इंडियन ओशन है, और मान लीजिए कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया प्रेजेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया की कोई शिप मान लीजिए घूमते फिरते यहाँ तक पहुंच जाती है इंडिया के आसपास में। नाउ इंडिया के आसपास जस्ट सपोज इसके पास कोई फ्यूल नहीं है या फिर कोई भी ऐसी चीज है, तो सिंपली क्या कर सकता है, वो इंडिया के पास आ सकता है और इंडिया से हेल्प ले सकता है। सेकंड चीज, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी भी टाइप का मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, जस्ट सपोज एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जस्ट सपोज कोई इंडिया की कोई ऑस्ट्रेलिया की शिप है जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में ट्रैवल कर रही है। अगर वो ट्रैवल कर रही है और इंडिया के पास कोई ऐसा नॉलेज है, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अभी साइक्लोन आने वाला है, फिर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर कुछ भी ऐसा आने वाला है, तो क्या करेगा इंडिया ऑलरेडी पहले से ही ऑस्ट्रेलिया को ये सब इन्फॉर्मेशन दे देगा ताकि ऑस्ट्रेलिया अपनी शिप को यहां ना भेजे। सिंपल वर्ड्स में उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना। सेकंड चीज, व्हाट इज ऑपरेशनल कोऑपरेशन? इसे कहते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस। देखिए जब भी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होता है तो किस तरीके से एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, सिचुएशन के अंदर हम किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, किस तरीके से हम कोऑपरेट करेंगे, एक्चुअली दोनों कंट्री साथ में मिलकर किस तरीके से काम करेंगे, इन सब चीजों को एक साथ में एनहांस करना, इंक्रीज करना, दैट थिंग इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो आई होप आप सिंपल वर्ड्स में समझ गए कि ये सब क्या होते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा दोनों कंट्री एक दूसरे को
ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज कॉल्ड एज टोंगा एंड किरिबाती। टोंगा और किरिबाती जो पैसिफिक ओशन के अंदर दो आइलैंड्स है, इन दोनों आइलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आती हैं, इन दोनों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। उन दोनों को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया था यहाँ पर इंडिया ने, जब दोनों के ऊपर यहाँ पर सुनामी आ गई थी। ठीक है, टोंगा और किरिबाती दो काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहां पर क्या हुआ था, बेसिकली एक टाइप का वो आ गया था, सुनामी आ गया था। उस टाइम दोनों ही रीजन्स के अंदर इंडिया बेसिकली मतलब बीच में आया था। इसके अलावा अगर आप पीपल टू पीपल रिलेशनशिप देखेंगे तो देखिए, जो हमारे, आपको याद होगा लास्ट ईयर जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनकी जो डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ हेलीकॉप्टर क्रैश, उसके अंदर भी ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ज्यादा यानी कि सैडनिंग ऑफ दिस थिंग शो किया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के इस चीज को ऑनर करने के लिए, मतलब हमारे चीफ ऑफ डिफेंस को ऑनर करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक यंग डिफेंस ऑफिसर एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट किया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ताकि दोनों ही कंट्री आपस में एक दूसरे के अंदर जो भी डिफेंस ऑफिसर्स वगैरह है उसको एक्सचेंज कर सकें और दोनों अपने अपने रिलेशनशिप को ज्यादा इंप्रूव कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रेटेजिक टाइज, इकोनॉमिक टाइज, कम्युनिटी टाइज दोनों ही कंट्री के बीच में, उसको और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, उस चीज को और ज्यादा इंक्रीज करना है। इन सब चीजों के ऊपर भी दोनों ही कंट्री काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। नेक्स्ट चीज, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल पार्टनर्स है, एंड दैट इज व्हाई टू इंक्रीज दैट पर्टिकुलर नेचुरल जो रिलेशनशिप है उसी को इंक्रीज करने के लिए हम ऐसे रीजंस को ढूंढते रहते हैं, ऐसे हम कोई ऐसे एरियाज ढूंढते हैं जहां पर दोनों कंट्री साथ में मिलकर इन्वेस्टमेंट कर सके और दोनों ही कंट्री का यहाँ पर प्रोस्पेरिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर सके। नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप कोई आंसर लिखते हैं तो ऑलवेज उस पर्टिकुलर मेंस के आंसर के लास्ट में जो आपका लास्ट कंक्लूजन वाला पार्ट होता है उसके अंदर हमेशा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए, एंड दैट टू इन अ पॉजिटिव सेंस। तो इस पर्टिकुलर चीज को आप ध्यान से देखिए। नाउ वी आर क्लोजर देन एवर एंड आवर ट्रांसफॉर्मेशनल कमिटमेंट्स एंड कोलैबोरेशन विल कंटिन्यू टू ब्रिंग अस टुगेदर। दिस इज अ ब्रिलियंट, बहुत ही ब्रिलियंट लाइन है ये, जो कि आप किसी भी दो कंट्री के रिलेशनशिप के बीच में डाल सकते हो, बीट इंडिया यूएसए, बीट इंडिया जापान, यहां तक कि बीट इंडिया पाकिस्तान या फिर बीट इंडिया चाइना, उसके बीच में आप डाल सकते हो कि वी आर ट्राइंग टू बी क्लोज देन एवर। एंड किसी भी टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशनल कमिटमेंट्स होता है कि मतलब एक टाइप की रिलेशनशिप से सेकंड टाइप में जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, उस चीज के लिए दोनों कंट्रियों को आपस में कोलैबोरेट करना होता है, और स्पेशली उसके बाद जो आप चीजें हैं उसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपने, जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के सेंस में हम लिख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया का मैत्री जो इनिशिएटिव है और किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का जो मेटशिप इनिशिएटिव है, दोनों को हम एक साथ लेके आ सकते हैं, दोनों की पोटेंशियल को यहाँ पर पूरी तरीके से अचीव कर सकते हैं। दिस इज द मेन थिंग दैट वी कैन अचीव थ्रू इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप के थ्रू। ये था हमारा आज के दोनों एडिटोरियल्स। आई होप आपको दोनों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। अगर आपको इस एडिटोरियल से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।